Hello everyone, how are you all doing? I hope you are good. So I welcome you all to CA Latif's Academy. My name is Masood Farooq and I'm teaching you Indian polity. So today's topic is 74th Constitutional Amendment Act 1992. हमने ऑलरेडी दो लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं जिसमें से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ा है और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा है। और सिमिलरली जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो डील करता है किसके साथ? पंचायत यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो अब हम बात करेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ जो डील करता है किसके साथ? अर्बन बॉडीज़ के साथ। ओके तो अब जो अर्बन बॉडीज़ है उनके साथ कौन डील करता है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जितने भी प्रोविजंस है वो डील करेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ, किस तरीके से वो लोकल गवर्नमेंट चलाएंगे और क्या प्रोविजंस उसमें रहेंगे। वो सारे प्रोविजंस जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है लिखे गए हैं। ठीक है, ओके। एक ही साल में दोनों आ गए हैं 1992 में। इम्प्लीमेंटेशन भी एक ही साल में हुई है लेकिन डेट थोड़ा सा अलग अलग है इन्फोर्समेंट का, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, मैं आपको अर्बन बता रहा हूँ, तो अर्बन एरियाज़ की जो डेफिनेशन है वो अगर हम देखेंगे, अगर हम पॉपुलेशन वाइज इसके देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सेंसस जो है वो डिफाइन करता है बहुत सारे तरीके, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो अर्बन एरियाज़ के हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो बोलते हैं कि कम से कम पॉपुलेशन जो है वो 5,000 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम पॉपुलेशन जो है अर्बन एरिया की वो 5,000 होनी चाहिए। और वर्किंग नेचर क्या होना चाहिए? देखिए, बोलते हैं कि अगर आपका कोई एरिया है और उसका मोर देन 75% जो है वो इन्वॉल्व है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ, यानी वो जो काम करते हैं वो एग्रीकल्चरल नहीं है, यानी 75% मैन, हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मैन है, होना चाहिए था वुमेन, चलो इसमें वर्क फोर्स क्योंकि आजकल मैन भी उतना ही करता है और वुमेन्स भी उतना ही करते हैं, तो खैर इसमें एक डेफिनेशन ये है कि 75% से ज़्यादा जो मेन होंगे उस एरिया के, जो मेन पॉपुलेशन होगी, मेल पॉपुलेशन, वो अगर इन्वॉल्व है किसी काम से जो कि एग्रीकल्चरल नहीं है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी हम अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक, ओके। और अगर हम डेंसिटी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बोलते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने, देखिए आपको पता ही है किसी भी एरिया की डेंसिटी जो है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी तरीके से जो डेफिनेशन बताई गई है, सेंसस ने जो डेफिनेशन दी है अर्बन एरियाज़ की, और एक वो ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? अगर वो कम से कम होनी चाहिए 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आपकी डेंसिटी है किसी भी एरिया की, तो उसको किस में काउंट किया जाएगा? अर्बन एरियाज में काउंट किया जाएगा। आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पॉपुलेशन 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। वर्किंग नेचर, अगर 75% से ज़्यादा मेल पॉपुलेशन इंडल्ज है किस काम से, जो कि एग्रीकल्चरल काम नहीं है, तो उसको भी अर्बन एरिया कहते हैं। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है 400 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर कम से कम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? अर्बन एरियाज़। अब देख लीजिए कि गांव में जितने भी घर होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं क्योंकि खेती होती है, जो है ऑर्चर्ड्स होते हैं, बाग होते हैं सेब के, या बहुत सारी एग्रीकल्चरल फील्ड होते हैं, है ना। तो गाँव में इसी तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में अगर आप देखोगे तो सिर्फ मकानात होंगे, जो बिल्डिंग्स होंगे, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, एजुकेशनल जितने भी होंगे तो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक डेफिनेशन है अर्बन एरिया की। ठीक है, अब आपने देखा ही है जो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला है किसको? म्यूनसिपलिटीज़ को, म्यूनसिपल बॉडीज़ को, जो कि रूरल जो कि अर्बन एरियाज़ को जो है गवर्न करती है, जैसे कि गाँव में पंचायत करते हैं। ठीक, ओके। तो अब इनका जो, हाँ, जैसे इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिलता है, तो उसका क्या मतलब है कि अब ये जस्टिफिएबल बनते हैं, है ना, जस्टिशिएबल बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले भी बोला था, आर्टिकल 40 में ये सारी चीज़ें बोली गई थी कि पंचायत को ऐसा करो, पंचायत इसको जो है एम्पावर करो, ऑर्गेनाइज करो, उनको पावर दो। लेकिन ये डीपीएसपीज़ में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। इसमें अगर स्टेट चाहे तो वो फॉलो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। इसमें जो है ओब्लिगेशन नहीं बनती है, एज आई ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस लेक्चर।
तो इसीलिए इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला और उसके बाद जो है ये ओब्लिगेटरी बन गए हैं, यानी ओब्लिगेशन आ गई है स्टेट्स पे कि अब उनको करना पड़ेगा, यानी मैंडेटरी है जो इलेक्शंस वगैरह करेंगे या इन लोकल बॉडीज़ को जो है बनाए, चाहे रूरल में या अर्बन में। ठीक, तो यही वजह थी कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना था। अब देखते हैं इसका डेट। देखिए, क्योंकि JKSSB जो ऐसा बोर्ड है कि ये डेट्स भी बहुत ज़्यादा पूछता है ना। फैक्चुअल सभी जानते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, 73rd याद करो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993। ठीक है, किसको? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन था। ठीक है, और इसी तरीके से जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको कब एनफोर्स किया गया था? 1 जून 1993। ये लिख लो, 1 जून 1993 को इसको एनफोर्स किया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो है, हाँ, अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पार्ट 9A में है, और इसके लिए 12th शेड्यूल जो है ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 11th शेड्यूल जो है वो किसके लिए है? 73rd के लिए, और 12th शेड्यूल किसके लिए है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। ठीक है, और पार्ट 9 में है 73rd, और 74th CA जो है वो पार्ट 9A में है, और इसी तरीके से 11th शेड्यूल में है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और 12th शेड्यूल में है कौन सा? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। तो इसमें हमारे 18 फंक्शनल आइटम्स थे म्यूनसिपैलिटीज़ के, कि आप क्या करोगे, किस तरीके से करोगे। ठीक है, और ये सारे प्रोविजंस जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किए गए हैं कहाँ से? 243P से लेकर के 243ZG तक, यानी 243 से लेकर के 243ZG तक जितने भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल्स हैं वो डिफाइन करते हैं किसको? जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी फंक्शनल आइटम्स हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के, यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के, वो इन आर्टिकल्स में मेंशन किए गए हैं। और यहाँ से 24th P है ना, 243P जो है यहाँ से स्टार्ट होते हैं अर्बन बॉडीज़, और 243O तक क्या है? वो है हमारे पंचायती जितने भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, है ना। 243 से लेकर के 243O तक मैं आपको बार बार उसका दे रहा हूँ ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए और आपको वो याद रहें, आप इन दो चीज़ों में कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, क्योंकि सेम है, तो सिमिलर है बहुत सारी चीज़ें, और सेम भी है बहुत सारी चीज़ें इनमें, तो इसलिए मैं आपको वो पुराने वीडियोज़ की कुछ कुछ बातें यहाँ पे बोलता हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट। ठीक है, तो अब आ गया ये सारे आर्टिकल्स जो है डील करते हैं इसके साथ, म्यूनसिपैलिटी के साथ। हाँ, अब जो है पंचायत की जो है, देखिए पंचायत में जब हमने देखा था तो हमारी जितनी भी बॉडीज़ थी, सबसे पहले अपेक्स लेवल पे कौन था? जिला परिषद था। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे कौन था? पंचायत समिति थी। ओके, तो सबसे नीचे जो लेवल होती है लोकल पंचायत बॉडीज़ की, वो कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होता है। ठीक, और इसी तरीके से हम जब म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करते हैं, यानी अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, इसके भी अलग लेवल्स हैं, है ना, जाहिर सी बात है। और इसके जो सबसे अपेक्स बॉडी होती है वो कौन होती है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और जो इंटरमीडिएट लेवल पे होती है वो कौन होती है? म्यूनसिपल काउंसिल। ठीक है, म्यूनसिपल काउंसिल। और सबसे नीचे जो एरिया होता है वो कौन होता है? वो होता है नागर पंचायत। ठीक है, नागर पंचायत। अब सिटीज़ में कैसे पंचायत आ गया? ये तो कन्फ्यूजन करने, हाँ, क्या बोलते हो सर जी, इसमें अर्बन्स में कहाँ से पंचायत आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगा कैसे आ गया। इसको बोलते हैं, जो भी नागर पंचायत जो पोर्शन आता है, यानी कि एक लोकल बॉडी आती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल एरिया। अब ट्रांजिशनल एरिया क्या हुआ? ट्रांजिशनल एरिया ये हुआ कि जब कोई एरिया विलेज से लेकर के सिटी में तब्दील होता है, यानी कि इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरिया, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। और उन्हीं एरियाज़ को बोलते हैं नागर पंचायत। ये छोटे छोटे एरियाज़ कुछ होते हैं, उनको बोलते हैं नागर पंचायत। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है। तो अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ की। देखिए, अब म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन होगा, कहते हैं कि आर्टिकल 243 आर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये डिफाइन किया गया है कि इलेक्शन जो होगा म्यूनिसिपल बॉडीज़ का, वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है। जैसे आप अपने वार्ड, जो भी आपके वार्ड में इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, वो आपके घर आता है, जी हमें वोट करें, वो ये करें, वो करें, हम आपको ये काम देंगे, वो गली कोचे बनवाएंगे। सो वही होते हैं, उनको फिर आप डायरेक्ट जा कर के जो है वोट करते हो और उनको चुनते हो, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस। ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस 2 लेक्चर्स में जो है उनकी डिफरेंस बता दी है। नहीं पता आपको तो आप जाके प्लीज़ वो देख लीजिए और आपको पता चलेगा। ठीक है। तो आर्टिकल 243 आर जो बोलता है, जितने भी इलेक्शन सीट्स हैं, म्यूनसिपैलिटी के सीट्स हैं, वो इलेक्ट करे करे जाएंगे कैसे? डायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक। और इसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? इसके लिए हमें वार्ड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है। म्यूनसिपैलिटी एरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीनगर की या जम्मू की बात करेंगे, उसमें आपने देखा होगा वार्ड नंबर 1 2 3 4, इसी तरीके से जितने भी टाउन्स हैं उनके अलग अलग वार्ड्स होते हैं। तो फिर अलग अलग वार्ड्स को फिर जो है इलेक्शंस होते हैं, तो फिर वो अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। तो यही बोलते हैं कि उनका डायरेक्ट इलेक्शंस होगा। इसके साथ डील करते हैं आर्टिकल 243 आर। ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब वार्ड कमिटीज़ क्या होती है? देखिए, एक वार्ड में भी कमेटी हो सकती है और एक से ज़्यादा जितने भी वार्ड्स होंगे उनकी भी कमिटीज़ हो सकती है, बशर्ते ये कि उस एरिया में जो है पॉपुलेशन अगर 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है। हाँ, ठीक है। तो वही फिर डिसाइड करते हैं कि डेवलपमेंट कैसे करनी है, किस तरीके से हम जो है अपने वार्ड को या अपने एरिया को या अपनी म्यूनसिपैलिटी एरिया को किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो ये सारी कमिटीज़ का काम होता है। अब बात करते हैं रिजर्वेशंस की। रिजर्वेशन सेम टू सेम 100% है, जैसे मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको बोला है। जिस तरीके से हमने बात की थी पंचायत लोकल बॉडीज़ की, कि उनमें जो इलेक्शन होते हैं कि उनकी रिजर्वेशंस कैसी रहती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और जो है बाकी वुमेंस के लिए कितनी रिजर्वेशंस रखी जाती है, 100% सेम है। ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एज़ पर देयर पॉपुलेशन जितना भी रेशियो बनता है, उनको जो है टोटल सीट्स जो है पॉपुलेशन के हिसाब से उनके लिए रिज़र्व की जाती है। और वुमेंस के लिए जो सीट्स रिज़र्व की जाती हैं, वो बोलते हैं कि 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप जो होगी, यानी कि टोटल मेंबरशिप जो होगी उसकी 1/3 रिजर्वेशंस आपको वुमेंस के लिए रखनी है। 1/3 से आप कम नहीं रख सकते हो। ठीक है। ये रिजर्वेशंस का रूल है इसमें। और ये आर्टिकल डील करता है 243 टी। जब हम अर्बन बॉडीज़ की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 टी जो है वो डील करता है रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स के साथ। ओके। ठीक है। अब आते हैं पावर्स एंड फंक्शंस पे। अब देखिए, लोकल बॉडीज़ जो होंगी उनको गवर्न कौन करेगी? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट ही उनको देखेंगी, उनको एनेबल करते हैं कि आप किस तरीके से काम करोगे, क्या आपके पावर्स रहेंगे, किस तरीके से, है ना, आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे इस जो भी स्कीम्स सरकार की तरफ से आएगी, वो सारा कुछ कौन देखता है? स्टेट लेजिस्लेचर देखता है। तो वो अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ही काम करते हैं, जो भी लोकल बॉडीज़ होते हैं, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो। तो हम अभी अर्बन की बात करेंगे तो हम म्यूनसिपैलिटीज़ की ही बात करेंगे। तो म्यूनसिपैलिटीज़ का जितना भी फंक्शंस होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ही होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो भी उसमें जो है चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का, तो यानी फॉर एग्जांपल आप ले लो डीडीसी का, तो वो किसके पास जाता है? फिर अल्टीमेटली वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है और उन्हीं को बोलता है कि हमें ये काम करना है, तो वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर ही कंट्रोल करता है। और स्टेट लेजिस्लेचर ही उनको पावर्स देता है कि अगर किसी जगह आपको टैक्सेस वसूल करने हैं या किसी तरीके से आप जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, वो सारा पावर कौन इनको प्रोवाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी रियासत की सरकार। ओके। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोविजंस की। फाइनेंशियल प्रोविजन आर्टिकल 243 एक्स से डील करता है फॉर अर्बन बॉडीज़, यानी 74th अमेंडमेंट एक्ट में। और फाइनेंशियल प्रोविजंस जैसे कि जो लोकल बॉडीज़ की जो जितनी भी इनको फंडिंग ग्रांट होंगी, है ना, तो वो सारा चीज़ जो है फाइनेंशियल प्रोविजंस जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होगी म्यूनसिपैलिटी बॉडीज़ की, जैसे म्यूनसिपल काउंसिल की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, वो सारा कौन देखता है? स्टेट लेजिस्लेचर ही देखता है, स्टेट गवर्नमेंट ही देखता
है। और फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, फाइनेंस कमीशन गवर्नर अपॉइंट करता है, एक गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है आफ्टर 5 ईयर्स। और इनका काम क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इनको बोलते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन भी इनको बोलते हैं। इनका काम ये होता है कि ये चेक करेंगे लोकल बॉडीज़ को, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो म्यूनसिपैलिटी हो, ये चेक करें फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द लोकल बॉडीज़। ठीक है। तो लास्ट लास्ट जो अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ पर हमने देखा था स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो चेक करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल पोजीशन। और यहाँ पर जो है फाइनेंस कमीशन, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, वो चेक करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनसिपल बॉडीज़। ठीक है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, काउंसिल्स कह लीजिए। ठीक है। उन सब की फाइनेंशियल पोजीशन कौन चेक करता है? फाइनेंस कमीशन, जो कि गवर्नर के द्वारा अपॉइंट की जाती है। अब बात करते हैं इसके टेन्योर की, ड्यूरेशन जो जितना भी होगा। देखिए, अब कोई इलेक्शन हो गया है, कोई बॉडी इलेक्ट हो गई है, अब उनको कितने टाइम तक रूल करना है, इनकी ड्यूरेशन कितनी है? 5 साल। और 5 साल इनकी ड्यूरेशन है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो अगर ये डिज़ोल्व होती हैं, स्टेट के पास ही पावर होता है इसको डिज़ोल्व करने की। ठीक है। अगर कोई पार्टी जो है वो इलेक्ट हो गई है 5 साल के लिए म्यूनसिपैलिटी को, और कुछ रीजंस हो गए हैं उस स्टेट में, तो उसकी वजह से जो है उनको वो डिज़ोल्व करनी पड़ी। जो भी इलेक्शन हो गया है म्यूनसिपैलिटी का, उनको वो डिज़ोल्व करना पड़ा। तो वो सिर्फ पावर किसके पास है? वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि वो डिज़ोल्व कर सकती है किसी भी म्यूनसिपल गवर्नमेंट को। ठीक है। ओके। तो 5 साल के लिए इनकी ड्यूरेशन है। और हाँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर कोई पार्टी जो है वो डिज़ोल्व होती है, मान लो 3 साल तक। ठीक है। 3 साल से उनका जो टेन्योर है वो 5 साल था, और वो डिज़ोल्व हो गई किसी भी रीज़न से, और उन्होंने सिर्फ 3 साल ही काम किया है, और बचे कितने? 6 महीने में मान लो नया इलेक्शन होता है। और ये प्रोविज़न है 74th अमेंडमेंट एक्ट में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविज़न बताता है कि अगर कोई भी इलेक्शन, यानी लोकल बॉडीज़ का, चाहे पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी हो, उसका अगर आपको कोई पार्टी डिसोल्यूशन होता है किसी भी पार्टी का, तो आपको विद इन 6 मंथ जो है आपको इलेक्शंस मैंडेटरी करवाने पड़ेंगे, फ्रेश इलेक्शंस। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई पार्टी डिसॉल्व हो गई है 3 साल के बाद, और 6 महीने जो है उसको इलेक्शन करवाने में लगे, और बचे कितने? 1.5 साल, 3.5 साल हो गए ना इनके, 1.5 साल। तो अगली जो पार्टी आएगी वो सिर्फ इन्हीं 1.5 साल को काम करेगी, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगी। जैसे कि लोकसभा में होता था, लोकसभा में अगर कोई पार्टी डिसॉल्व होती है, यानी 1 साल या 2 साल के बाद ही फिर अगली पार्टी आती है, वो बराबर अपने 5 साल लेती है। ऐसा इनमें लोकल बॉडीज़ में बिल्कुल नहीं होता है। इनमें आपको जो प्रीवियस पार्टी से स्टार्ट हुआ है टेन्योर, वही 5 साल आपको आगे कंप्लीट करने हैं। आपको फुल टेन्योर नहीं दिया जाएगा आफ्टर डिसोल्यूशन, रिमेनिंग टाइम ही आप रूल कर सकते हो। ठीक है। ये रही ड्यूरेशन की बात। अच्छा, अब बात करते हैं कमेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। देखिए, कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो है, ये मतलब हर एक जो डिस्ट्रिक्ट की एक काउंसिल बनती है, और फिर वो अपना जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वो फिर यानी जो चेयरपर्सन होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन फिर अपने जितने भी प्रपोजल्स होंगे डेवलपमेंट के या सोशल जस्टिस के, या जितने भी उनका काम होगा, वो सारा जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो है अपना डिस्ट्रिक्ट का काम करता है। और इसी तरीके से अब बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। सेम टू सेम जो काम लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था स्टेट इलेक्शन कमीशन का, वही सेम काम है, क्योंकि कमीशन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ये काम करता है, रूरल बॉडीज़ के लिए भी इलेक्शन करवाता है, और अर्बन बॉडीज़ के लिए भी ये इलेक्शन करवाता है। और इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि ये सारा कुछ खुद ही कंट्रोल करें, यानी ये सुपरिटेंडेंट खुद करे, उनको कंट्रोल करें, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है इलेक्शंस को। Everything related to elections is under the domain of what State Election Commission. ठीक है। तो इसमें इनको इतना पावर होता है कि जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स को भी ये बार करते हैं कि वो जो है वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। जितने भी इलेक्टोरल मैटर्स होते हैं उनमें कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट उनको उनको कोर्ट को भी पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना होगा। अब स्टेट गवर्नमेंट को कौन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। यानी कि सारे इलेक्टोरल मैटर्स जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ही
देखता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन बनाता है? उसको गवर्नर बनाता है, ठीक है। गवर्नर करता है अपॉइंट एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। तो वही फिर सारा जो है गवर्नर ही उनको टेन्योर देता है कि आपको कितने टाइम तक काम करना है या बाकी चीज़ें। तो इनके पास जो है बहुत पावर होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा वो या तो होगा फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद होंगे डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज। मैंने आपको इन दो लेक्चर्स में जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में काफ़ी कुछ बोला है, आर्टिकल 40 डीपीएसपीज। तो अब मैं आपको वो डीपीएसपीज भी बताऊंगा, उसका क्या रोल है, और उनके पास जो है डीपीएसपीज में कितने आर्टिकल्स आते हैं, वो जस्टिसेबल है कि नहीं। डीपीएसपीज में बता दूं वो जस्टिसेबल नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है। इनके लिए जो है हम जुडिशल रिव्यू ले सकते हैं। ओके, सो ये सारा कुछ है जो है हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो पढ़ते रहें, आप तैयारी करते रहें एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।